आज का हमारा टॉपिक बड़ा मजेदार है। आखिर ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये बनती कैसे है? हम सब ये सोचते हैं कि ये सब बड़े बड़े जीनियस आइडियाज का खेल है। मतलब दिमाग में एक बल्ब जला और बस दुनिया बदल गई। पर क्या हो अगर हम कहें कि असली कमाल हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी उंगलियों में छिपा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं वो इस आइडिया को बहुत गंभीरता से लेता है। हमारे पास शिवा नारायण का एक रिसर्च पेपर है। इसका टाइटल है टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन थ्रू लर्नोग्राफी। हाँ, और ये पेपर कहता है कि इनोवेशन कोई दिमागी ख्याल नहीं बल्कि एक शारीरिक क्रिया है। अच्छा, मतलब जैसे लिखना, स्केच बनाना या कीबोर्ड पर कोड टाइप करना। बिल्कुल, ये सब मिलकर तकनीक को जन्म देते हैं। मुझे इस लेख की सबसे हैरान करने वाली बात ये लगी कि ये न्यूरोबायोलॉजी को इंजीनियरिंग और शिक्षा से जोड़ता है। हाँ, आमतौर पर ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग लगती हैं। एक दिमाग की बात करती है, दूसरी मशीनों की। जी, लेकिन ये रिसर्च इन दोनों के बीच क्या कहते हैं, एक पुल बना रहा है। सही कहा। ये कहता है कि किसी विचार को एक असलियत में काम करने वाली मशीन में बदलने का जो सफर है वो हमारे हाथों से होकर गुजरता है। एकदम। और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए लेखक दो खास कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक है लर्नोग्राफी और दूसरा ब्रेन पेज थियरी। ओके, तो लर्नोग्राफी ये क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि हम कुछ करके कैसे सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। और ब्रेन पेज थ्योरी ये कहती है कि जब हम अपने हाथों से कोई स्किल सीखते हैं, चाहे वो लिखना हो या कोडिंग, तो हमारा दिमाग उस स्किल का एक तरह का पेज या नक्शा बना लेता है। और यही नक्शा बाद में इनोवेशन की नींव बनता है। चलिए तो फिर इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले इस मूल विचार को पकड़ते हैं। हाँ। रिसर्च का कहना है कि इंसानों को जो चीज जानवरों से अलग बनाती है वो सिर्फ हमारा बड़ा दिमाग नहीं है, बल्कि उस दिमाग के साथ हमारे कुशल हाथ भी हैं। हाँ, मतलब हमारे हाथों की पकड़, उनकी सटीकता। यही वो चीजें हैं जिन्होंने हमें पत्थर के औजारों से लेकर स्मार्टफोन तक बनाने की ताकत दी। और यहाँ एक बहुत मजेदार फर्क बताया गया है। हाँ, लेख में शिवा नारायण का एक कोट है। सोच या संज्ञानात्मक ज्ञान हमारे दिमाग की पोटेंशियल एनर्जी यानी संभावित ऊर्जा की तरह है। ओके। लेकिन जब हम अपने हाथों से काम करते हैं तो वो मोटर ज्ञान काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बन जाता है। मतलब सोचना तो सिर्फ एक संभावना है। बिल्कुल। असली तरक्की तब होती है जब वो सोच हमारे हाथों के जरिए एक्शन में बदलती है। ये तो फिजिक्स के नियम जैसा लग रहा है। मतलब जब तक कोई चीज हिलेगी नहीं तब तक काम नहीं होगा। एक तरह से वही बात है, पर दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है? ये पेपर कुछ मुश्किल से नाम लेता है, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम। आम इंसान के लिए इनका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें आप दिमाग का मसल मेमोरी सेंटर समझ सकते हैं। मसल मेमोरी, जैसे साइकिल चलाना? हाँ, ये दिमाग के वो हिस्से हैं जो आपको साइकिल चलाना या गिटार बजाना सिखाते हैं। एक बार जब आप सीख जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके हाथ अपने आप काम करते हैं। ठीक वही। यही हिस्से किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकल स्किल में बदलते हैं। जब एक इंजीनियर कोई सर्किट डिजाइन करता है या एक सर्जन ऑपरेशन करता है तो उनके दिमाग के यही हिस्से एक्टिव होते हैं, जो सालों की प्रैक्टिस से बने ब्रेन पेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये कि कोई महान विचारक जो सिर्फ सोचता है और शायद ज्यादा लिखता पढ़ता नहीं, वो इनोवेटर नहीं है? ये सिद्धांत तो एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों को कहा रखता है। वो तो सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते थे। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। ये सिद्धांत ये नहीं कहता कि सोचना बेकार है। सोचना तो पहला कदम है। हाँ, लेकिन ये कहता है कि आइंस्टाइन के लिए भी वो थॉट एक्सपेरिमेंट तब तक अधूरे थे जब तक उन्होंने उसे गणित के समीकरणों के रूप में कागज पर नहीं उतारा। अच्छा। वो पेन से लिखने का एक्शन ही उनके विचारों को एक ठोस रूप देने और दुनिया के सामने रखने के लिए जरूरी था। बात तो सही है। बिना उस मोटर एक्शन के उनका विचार शायद उनके दिमाग में ही रह जाता। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये तो हुआ सिद्धांत कि हमारे हाथ दिमाग के लिए कितने जरूरी हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है? क्या कोई भी विचार बस सीधे एक आविष्कार में बदल जाता है? नहीं, लेख के मुताबिक नहीं। इसके 7 बहुत ही दिलचस्प चरण है। एक पूरा सफर है। 7 चरण? ओके। हाँ, और ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक साइकिल की तरह है जो बार बार चलती है। अच्छा। पहले 3 चरण तो किसी भी प्रोजेक्ट की तैयारी जैसे हैं। ठीक है। पहला है स्कैनिंग, मतलब आप किसी विषय के बारे में गहराई से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। दूसरा है आउटलाइनिंग, जहां आप उस जानकारी का एक ढांचा या खाका तैयार करते हैं।
और तीसरा है कॉग्निटिव फेज। हाँ, जहां आप उस जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो सब दिमागी कसरत है। ठीक है, तो ये तो होमवर्क वाला हिस्सा हो गया। असली खेल कब शुरू होता है? असली खेल चौथे चरण से शुरू होता है, जिसे लेखक इनोवेटिव फेज कहते हैं। इनोवेटिव फेज? यहीं पर दिमाग अपने हाथ पैर चलाना शुरू करता है। ये वो चरण है जहां आप समस्याओं को सुलझाने के लिए नए नए तरीके आजमाते हैं, स्केच बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। मतलब बहुत सारी गलतियां और फेलियर। हाँ, ये बहुत ही मेसी यानी अस्त-व्यस्त प्रक्रिया हो सकती है। इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती के साथ आपके हाथ और दिमाग कुछ नया सीखते हैं। आपका ब्रेन पेज और मजबूत होता है। सही पकड़ा। और जब कुछ नया आइडिया हाथ लग जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है पांचवा चरण, फॉर्मेटिंग फेज। फॉर्मेटिंग? हाँ, यहाँ आप अपने उस अस्त-व्यस्त आइडिया को एक साफ सुथरे काम करने लायक ब्लूप्रिंट में बदलते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट रफ स्केच के बाद फाइनल नक्शा बनाता है। बिल्कुल, या कोडिंग की दुनिया में एक साफ सुथरा काम करने वाला कोड लिखना। इसके बाद का छठा चरण मुझे बहुत दिलचस्प लगा, तक्षशिला फेज या अपडेटिंग फेज। ये नाम क्यों? ये नाम प्राचीन भारत की तक्षशिला यूनिवर्सिटी को एक श्रद्धांजलि है, जो ज्ञान को सिर्फ बनाने नहीं बल्कि उसे लगातार निखारने और सुधारने के लिए जानी जाती थी। हाँ, ये चरण इसी बारे में है। आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन अब उसे बेहतर बनाने का काम शुरू होता है। ये तक्षशिला फेज तो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। कैसे? जब हमारे फोन में किसी ऐप का अपडेट आता है और उसमें लिखा होता है बग फिक्सेस एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, वो यही तो है। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो कंपनी असल में इसी छठे चरण पर काम कर रही होती है। अपने काम को बार बार सुधारना, यूजर से फीडबैक लेना और उसे और बेहतर बनाना। और फिर आता है आखिरी सातवां चरण, इंट्यूटिव फेज। हाँ, यहाँ एक और रहस्यमयी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, डार्क नॉलेज। ये डार्क नॉलेज क्या चीज है? सुनने में बड़ा रहस्यमय लगता है। तो रहस्यमय। क्या ये किसी एक्सपर्ट के गट फीलिंग जैसा है? बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही ज्ञान है। सोचिए, एक बहुत अनुभवी मैकेनिक सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर बता देता है कि गड़बड़ कहाँ है। हाँ, और वो समझा भी नहीं पाते कि उन्हें कैसे पता चला। क्योंकि ये ज्ञान उनके सालों के अनुभव से उनके अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बस चुका है। यही डार्क नॉलेज है। ओके, इंट्यूटिव फेज में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित और परिपक्व हो जाती है कि उसे इस्तेमाल करना बिल्कुल सहज लगता है। जैसे आज हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता कि स्वाइप कैसे करना है या टैब कहाँ करना है। हमारे हाथ अपने आप जानते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। वाह, तो ये 7 चरण एक विचार को एक सहज अनुभव में बदलने का पूरा नक्शा है। हाँ, एक पूरा रोड मैप। इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने पर ही नहीं बल्कि हमारी शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा पड़ सकता है। बिल्कुल। लेख में एक बहुत सख्त बात कही गई है, सिर्फ बोलकर पढ़ाने वाली पारंपरिक शिक्षा, जहां टीचर बोलता है और छात्र सुनते हैं, आज के डिजिटल युग में किसी काम की नहीं है। हाँ, और ये इस रिसर्च का एक केंद्रीय बिंदु है। तर्क यह है कि जो देश अपनी शिक्षा प्रणाली में मोटर आधारित शिक्षा यानी लर्निंग बाय डूइंग को प्राथमिकता देते हैं, वे तकनीकी रूप से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। सही, सिर्फ थ्योरी रटाने के बजाय जब छात्र अपने हाथों से प्रोजेक्ट बनाते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं या कोड लिखते हैं, तो वे सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि कौशल हासिल करते हैं। और यही कौशल आर्थिक विकास की असली चाबी है। एकदम, ये तो समझ आता है। अगर किसी ने सिर्फ कार चलाने की किताब पढ़ी हो और किसी ने असल में कार चलाई हो, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। लेखक ने पेंसिल पावर की भी बात की है कि कैसे बचपन में लिखने और चित्र बनाने जैसे साधारण मोटर स्किल्स बाद में जाकर इंजीनियरिंग और कोडिंग जैसे मुश्किल कामों की नींव रखते हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक एथलीट अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करता है। पेंसिल पकड़ना, लिखना, ड्रॉ करना, ये सब हमारे दिमाग में उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है जिनकी जरूरत बाद में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए पड़ती है। इसलिए स्कूलों में सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि मेकर लैब्स, आर्ट क्लास और प्रोजेक्ट्स पर जोर देना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज का जो बच्चा मिट्टी से खिलौने बना रहा है, कल वही शायद अगला बड़ा इनोवेटर बनेगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत हैरान करने वाली तस्वीर उभरती है। हम इनोवेशन को हमेशा एक आइडिया की तरह सोचते हैं जो दिमाग में आता है, पर ये रिसर्च कहता है कि ये नजरिया अधूरा है। हाँ, ये कहता है कि इनोवेशन एक आइडिया नहीं बल्कि एक शारीरिक एक्शन है। ये सोच से नहीं, हाथों से शुरू होता है। एकदम सही। चाहे वो एक वैज्ञानिक का पेन से इक्वेशन लिखना हो, एक डिजाइनर का क्ले से मॉडल बनाना हो, या एक कोडर का कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना हो।
असली प्रगति दिमाग में नहीं, उंगलियों के पोरों पर होती है। विचार और क्रिया के बीच का ये डांस ही इनोवेशन को जन्म देता है। हाँ, ये 7 चरण हमें दिखाते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित और साथ ही साथ कितनी मानवीय है। इसमें दिमाग की ताकत भी है और हाथों का हुनर भी। संक्षेप में कहें तो ये रिसर्च हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ सोचने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि करने वाले जीव हैं। सही कहा। और लेख में एक तरह का कॉल टू एक्शन भी है। शिक्षा को सिर्फ जानकारी देने तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि उसे उत्पादन और निर्माण से जोड़ा जाए। मतलब छात्रों को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनने के लिए प्रेरित किया जाए। हाँ, अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये शोध हमें न केवल तकनीकी के बारे में बल्कि सीखने की प्रकृति के बारे में भी फिर से सोचने पर मजबूर करता है। ये इस विचार पर जोर देता है कि ज्ञान तब सबसे मूल्यवान होता है जब उसे लागू किया जाता है। और ये लागू करने की क्रिया अक्सर हमारे हाथों से ही शुरू होती है। ये हमें हमारे सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली टूल, हमारे हाथों की अहमियत याद दिलाता है। बिल्कुल। और ये आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या? जैसा कि दुनिया तेजी से डिजिटल और वर्चुअल होती जा रही है, जहां हमारा शारीरिक काम कम होता जा रहा है और हम ज्यादातर स्क्रीन पर टैप और स्वाइप कर रहे हैं। हाँ। इस सिद्धांत का भविष्य के इनोवेशन के लिए क्या मतलब होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तकनीक का विकास मौलिक रूप से एक मोटर चालित हाथों से जुड़ी प्रक्रिया है, तो क्या हम सिर्फ स्क्रीन के पीछे रहकर असल दुनिया की चीजों को छुए बिना, बनाए बिना अपनी इनोवेशन करने की क्षमता को कहीं ना कहीं सीमित तो नहीं कर रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।